हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2 साइंस का 31 जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था वही हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इससे पहले की जो मैंने वीडियो डाली है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। वो वीडियो थोड़ा करप्ट हो गई है, शो नहीं हो रहे। तो जो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आ रहे हैं या शो हो रहे हैं, कट हो गए हैं, तो वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज। ठीक है, हमारा 67 क्वेश्चन वहाँ पे आया है। 67 के बाद वो वीडियो थोड़ा रुक गई है। 68 क्वेश्चन, तो ठीक है हम देख लेते हैं 68 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अब इसमें आपके जो ऑप्शन है, चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। अब देखिए, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Identify the correct statement from among the following. The amount of a large and fine particles is about the same in clay soil. The proportion of large particle in loamy soil is relatively higher than in the sandy soil. The proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than in the loamy soil. The proportion of the fine particles in sandy soil is relatively higher than the clay soil. ठीक है, अब इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो वहाँ पे NCERT से जो मैंने दिया है उस वीडियो में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं सीधे आपको आंसर बता रही हूँ। द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन द लोमी सॉइल। ठीक है, जो चिकनी मृदा होती है उसके जो महीन कणों का अनुपात होता है दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। मीन्स कि जो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं लॉमी सॉइल से बहुत ही कैसे होते हैं, बारीक, यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल के। ठीक है, इसका मीन्स ये है, तो इसका आंसर जो आपका है थर्ड आंसर है। ओके, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में। 69, विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, तो एक्स के कारण क्या होता है, विटामिन एक्स की कमी से जो है गम्स से ब्लीडिंग होने लग जाती है। और दिस विटामिन इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई। और ये जो विटामिन है ये वाई के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड, और एक्स जो है वो फूड जेड में पाया जाता है। ठीक है, तो एक इसमें मिनरल हो गया, एक इसमें फूड हो गया, किस फूड में पाया जाता है, और एक विटामिन इसमें पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, एक्स विटामिन, सी वाई आयरन, सी सिट्रस फ्रूट। ये तो हमें पहले में ही लग रहा है कि हम जानते हैं कि जो विटामिन जिसकी डिफिशियंसी से हमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है गम से, वो विटामिन सी होता है। वाई हो गया आयरन, मिनरल पूछा हुआ है कि इसके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। और सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 71, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स। ठीक है, एडेप्टेशन इन कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। सेकंड है डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट। थर्ड है illusions of appropriate fun element of science, illusion of how concept of science involve ओवर टाइम। तो कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होगी, साइंस के करिकुलम में ये पूछा है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है, कॉग्निटिव वैलिडिटी। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट है एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। ठीक है, तो हमें जो कंटेंट बनाना है या कंटेंट हमने डिसाइड करना है किसके हिसाब से करना है, या उसका जो समायोजन होना चाहिए कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर के अकॉर्डिंग, लर्नर के कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से हमें क्या डिसाइड करना है, एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, की सामग्री जो होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। ओके, तो आंसर इसमें आपका है फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 72। 72 भी वहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है इनकम्प्लीट हुआ है। लास्ट के जो इसमें ऑप्शन हैं वो
नहीं आए इसमें, तो इसको भी देख लेते हैं। हाँ, 72 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, इन द अपर प्राइमरी स्टेट साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड? क्या रिकमेंड किया है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ अपर प्राइमरी स्टेज में साइंस क्लास के लिए, साइंस करिकुलम में? तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। Concept should be linked to making sense of everyday experience. Concept should be arrived at from activities and experiment. C है concept should be taught through disciplinary approach. D है along with concept law and theories need to be introduced. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है ए और बी है। ए और बी इसलिए है क्योंकि देखिए ए में आपका दिया है कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक्ड मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। जैसे कि एनसीएफ में कहा है कि जो लर्नर को पढ़ाना है या स्टूडेंट को पढ़ाना है उसमें क्या करना है, उसे कैसे पढ़ाना है, जो एवरीडे के एक्सपीरियंस है, हमारे डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल दे करके एक्सपीरियंस है उसे क्या करना है, हमें टीच करना है। ठीक है, और सेकेंड इसलिए है कि जैसे उसे पढ़ाना है तो उसमें क्या शामिल करनी है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट भी शामिल करने हैं। तो कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये दो आपके करेक्ट हैं, ए और बी। इसमें है ए और बी आपका फर्स्ट उसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है, बाकी जो सी और डी है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। अब नेक्स्ट में चलते हैं 73। निम्नलिखित कथनों से पहचाने कि विज्ञान के बारे में सत्य है। आपने बताना है कि साइंस के बारे में कौन सा सही इसमें दिया है। All scientific ideas are discovered and tested by controlled experiment. Second है when a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it become law. Third, in time science will be able to solve most of society's problem. Scientists rely heavily on imagination to carry out their work. ठीक है, तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है फोर्थ इसलिए है कि साइंटिस्ट रिले हेवनली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइंस में क्या होता है, इमेजिनेशन से क्या आती है, क्रिएटिविटी भी आती है। तो ठीक है, इससे क्या है, वैज्ञानिक जो अपना काम करते हैं वो किस पे विश्वास करते हैं, इमेजिनेशन पे विश्वास करते हैं। अगर इमेजिनेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसका मीन्स है कि वो सोचते हैं। इमेजिनेशन से क्या आती है, डाइवर्स थिंकिंग आती है, और डाइवर्स थिंकिंग से क्या होते हैं, वो अलग अलग लेवल का सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका फोर्थ होगा, बाकी ऑप्शन हमने पढ़ लिए, ये सारे ही आपके इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 74 क्वेश्चन हमारा है। और ईसू को इस सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि ईसू कहाँ गलत हो गई। ईसू वॉज गिवन इन एन इंडिविजुअल टास्क ऑफ द कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट फॉर अ वीक। आइडेंटिफाई वेयर ईसू वेंट रॉन्ग फ्रॉम द असाइनमेंट इंडिकेटर्स गिवन बिलो। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। तो ठीक है, अब उसको क्या करना है, रिपोर्ट एकत्र करने, यानी कि उसको रिपोर्ट बनानी, रिपोर्ट एकत्र करनी है, कलेक्ट करनी है। ठीक है, हर वीक की। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया है कि वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। क्योंकि उसने देखिए उसने तो रिपोर्ट बनाने के लिए वो क्या करेगी, परिणाम तक पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। क्योंकि उसे रिपोर्ट बनानी है पूरी वीक की, वो देखेगी तो हाँ उस परिणाम निकाल सकती है। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए निष्कर्ष तो इसमें निकालना है नहीं कि वो क्या करेगी, कंक्लूजन निकालेगी कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से या कम होने से बारिश होगी या बारिश की संभावना। ठीक है,
तो ये तो हो नहीं सकता है। इसमें वो समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। हाँ, वो अगर डाटा कलेक्ट करेगी तो वो देखेगी कि हाँ, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है, क्योंकि सारे डाटा से उसे पता चल जाएगा कि हाँ, किस दिन टेम्परेचर ज़्यादा है और किस दिन कम है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है और वो वेबसाइट का हेल्प ले सकती है रिपोर्ट को क्या करने में, कलेक्ट करने में। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। सी कॉन्क्लूड द डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ रेनफॉल। उसका जो काम है निष्कर्ष निकालना नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सेकंड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 75 में। तो हमारा 75 जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझाने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? ठीक है, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, नियमित गृहकार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकलनात्मक कमी को समझाने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल स्ट्रेटेजी बतानी है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप्स इन लर्नर। तो इसका जो आंसर है यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, तो किसका यूज़ कर सकते हैं? अवधारणा मानचित्रों का उपयोग करके इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं 76। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। इसमें से मीन्स है कि 3 आपके करेक्ट हैं, एक आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो विज्ञान को पढ़ने के लिए अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक साइंस। ठीक है, तो इसमें है ध्यान रहे कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। ये फर्स्ट ऑप्शन में ही लग रहा है कि हमें इनकरेक्ट होगा। तो फर्स्ट इसका इनकरेक्ट मतलब कि एक को छोड़कर सही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट लग रहा है। इनकरेक्ट वाला हमारा इसमें क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन को पहचानना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड है, कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके, क्योंकि लड़कियों को तो हमें प्रोत्साहित करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करेंगे, तो हमारा ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में पूछा है कि इसमें पूछा है कि नेगेटिव हमें कौन सा लग रहा है। विज्ञान के बारे में मिथक और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। ठीक है, ये भी करेक्ट है। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। बी mindful, the girls always dominate discussion in science classroom. Invite women scientists to visit your classroom. Engage student in examining myth एंड स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस के बारे में आपने बताने की जो भी मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप जो आपकी क्या होती हैं जांच के बारे में। ठीक है, यूज़ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इनकरेज यूर स्टूडेंट टू डू। अब इसमें जो आपका है फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव, इनमें से नेगेटिव कौन सा आपको लग रहा है? तो फर्स्ट हमें नेगेटिव लग रहा है, बाकी जो 3 आपके ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब चलती है नेक्स्ट हमारा 77 है, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए। अपसारी का मीन्स है यहाँ पे डाइवर्स क्वेश्चन, यानी कि जो क्या होते हैं डाइवर्स थिंकिंग वाले होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जिससे हम सोचते हैं हर तरीके से, तो वो होते हैं आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये समझाया भी हुआ है, डाइवर्स थिंकिंग वो होती है जहाँ पे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं। ठीक है, हर तरीके से हम सोचते हैं, तो इससे तो हमारी क्या होती है, इट स्टिमुलेट एंड डेवलप्स। क्रिटिकल थिंकिंग तो हमारी डेवलप होती है, स्टिमुलेट होती है। ठीक है, डाइवर्स थिंकिंग से। डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर पे नहीं ले जाता है। डाइवर्स थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हमें करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, इसके लिए इट हेल्प डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, इससे हमारी क्या होती है, थिंकिंग की स्ट्रेटजीज जो होती हैं डेवलप होती हैं, इससे हेल्प मिलती है हमें थिंकिंग स्ट्रेटजीज में या थिंकिंग स्टडीज को डेवलप करने में। इट हेल्प्स इन द असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन अ लर्नर, और इससे हमारी क्या आती है, क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकिंग भी हमारी डेवलप होती है किससे, डाइवर्स थिंकिंग से। ठीक है, तो आपका इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, कौन से प्रश्न पूछने चाहिए का मतलब है बहुत सारे आंसर इसमें अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके A C D ओनली B ओनली A B C। तो इसमें फर्स्ट आपका आंसर है A C D। वैसे भी हमें लग रहा था A C D B वाला आपका इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चलते हैं हम 78 में। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है।
मीन्स हम क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं। डेमोस्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रोडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स लर्नर इन। अब देखो डेमोस्ट्रेट के दिखाएंगे, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि अगर हम क्या करते हैं, बच्चे को एक्सपेरिमेंट से दिखाते हैं। माना कि हमें उन्हें क्या बताना है कि ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर बर्निंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है बर्निंग के लिए आवश्यक होती है, या आग जलने के लिए, आग लगने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि अगर हम बच्चों को क्या करें कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, हम क्या कर रहे हैं, कैंडल ले रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसके बाद हमने क्या किया है, उसको खुली हवा में छोड़ा जहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल रही है। उसके अलावा उसके बाद हमने क्या किया, उसको ग्लास से ढक दिया है, ठीक है। तो दोनों में हम क्या देखेंगे, अगर हमने उसको ग्लास से ढक दिया है तो वो क्या होगी, बुझ जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। अब हमने डेमोस्ट्रेशन में क्या देखा कि यहाँ पे बच्चा विजुअल, यानी कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है, और उसमें क्या हो रही है, काइनेस्थेटिक लर्निंग, मतलब एक्टिविटी भी कर रहा है वो, ठीक है। एक्टिविटी करके वो देख रहा है, करके सीख रहा है। तो इसमें हमारा जो आंसर है विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग, सेकेंड आंसर, ठीक है। 79 देखते हैं हम। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम है। मीन्स है कि गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है एक क्लासरूम में, क्या करना है, एक एक्टिविटी के थ्रू मीन्स, ठीक है। और वो कैसी हो रही चाहिए, सीक्वेंस से होनी चाहिए। और उसमें कौन से मेथड का यूज करना है, कौन सी अप्रोच का यूज करना है, इंक्वायरी का अप्रोच का हमें इंक्वायरी अप्रोच का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो ठीक है, इसमें है कि शिक्षण की उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें, ठीक है। ये आपने स्टूडेंट को देना, आप क्या देंगे, इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिज़ाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको सीक्वेंस बताने की, कौन सा आप पहले करवाएंगे बच्चों से, या बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो क्या क्या करें। है बी होगा, शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने के अवसर दे। सबसे पहले उसे क्या करना है, पानी के साथ खेलने देने को कहना है, ठीक है, ऐसा अपॉर्चुनिटी उसे देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दे। अब वो खेलते खेलते उससे कहेंगे कि हाँ आप बता सकते हैं कि पानी में क्या चीज़ें डूब सकती हैं, क्या चीज़ें तैर सकती हैं, ठीक है। सेकेंड आपने ये करना है काम, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, देखेगा, पानी में खेलते खेलते देखेगा इसमें से क्या डूब रहा है, क्या वो तैर रहा है। उसके बाद क्या करेगा, उनके बीच में संबंध निर्धारित करने का उनको अवसर देना है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक, क्या चीज़ें डूबती हैं, क्या चीज़ें तैरती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट उसे ऑप्शन देना है कि हाँ आप लोग एक नाव बनाइए, या नाव बनाने का उसे आइडिया दे। उसमें से देखिए कि एक खाली नाव, उसके बाद क्या बोले उसके कि हाँ एक नाव में क्या करे, कुछ वजन वाली चीज़ रखे। उसके बाद देखिए इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, डूबती है क्या होती है। तो ठीक है, तो थर्ड में वो काम करेगा। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा BAC थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन 80, वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है। वाई क्या हो सकता है, ऑप्शन है आपके इसमें शैवाल, पिचर पादप, घटपर्णी, मैपल वृक्ष, कसकूटा, अमरबेल। तो वाई इज प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल बट कुड वाई बी, एल्गी, पिचर प्लांट, मैपल ट्रेन, कसकूटा। इसका आंसर आपका है कसकूटा, ठीक है। इसका भी मैं इससे पहले इसकी वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ NCERT का। तो ठीक है, तो सारे जो उस वीडियो में आपके जो क्वेश्चन नहीं आए हुए थे मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी 81 से 90 तक के जो आपको आंसर हैं इससे पहले की वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।